अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन एटम्स की देखते हैं। मैटर जो कि है बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मैटर के जितने बेसिक स्ट्रक्चर्स होंगे वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एलिमेंट जो उसके फर्दर बेसिक स्ट्रक्चर जो एलिमेंट मिलके बनते हैं वो एटम्स हैं। मीन्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। और वर्ड एटम कहाँ से आया? वर्ड एटम हमारे पास डिस्क्राइब हुआ है, जो ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड एटॉमस से, जिसकी मीनिंग है इंडिविजिबल, मतलब कि इसे फर्दर हम कट करके फर्दर और पार्टिकल्स नहीं बना सकते। अब वर्ड एटम को किसने डिस्कवर किया ये थोड़ा सा देखते हैं। वर्ड एटम को जो प्रपोज किया था, बताया था ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने 400 BC कवर। और उसने क्या बताया कि हमारे पास जो वर्ड एटम सजेस्ट किया था, बेसिकली इसने इनवाइट किया था वर्ड एटॉमस से, जिसकी मीनिंग है इंडिविजिबल। देन द वर्ड एटॉमस कन्वर्ट हो गया एटम में, जो कि आजकल हम इसे जानते हैं, बहुत कॉमनली प्रोनाउंस करते हैं या बहुत कॉमनली हम इसे यूज करते हैं अपनी केमिस्ट्री। अब आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम जो होता है टू पार्ट से में बना होता है। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस या सेंटर पार्ट, जो कि ये है हमारे पास। और सेकंड है नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करती हैं। नेगेटिविटी चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में किसी भी एटम का ज़्यादातर जो है हमारे पास मास, वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। और न्यूक्लियस फर्दर हमारे पास कंसिस्ट होता है टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल्स इन नेचर होते हैं। जबकि जो पॉजिटिव सेंटर न्यूक्लियस, जो कि पॉजिटिव सेंटर माना जाता है, वो उसकी रीजन्स होती है प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज सेंटर्स होती हैं। और इलेक्ट्रॉन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम एटम हमने यहाँ प्रेजेंट किया है। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स होती हैं जो कि पॉजिटिव, और 2 न्यूट्रॉन्स। और फर्दर जो इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस। मीन्स न्यूक्लियस के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होती हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ एटम और एटॉमिक मॉडल्स पे। फर्स्ट थ्योरी प्रेजेंट की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने कहा कि तमाम मैटर बने होते हैं इंडिविजिबल पार्टिकल से, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स, और ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब इनको फर्दर हम नहीं तोड़ सकते, कट नहीं कर सकते। और कहा था कि एक सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सेम होंगे, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तमाम एटम्स की सेम होगी एक सेम एलिमेंट में। और कहा था अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होंगी। विद इन द एलिमेंट, सेम एलिमेंट के तमाम एटम एक दूसरे से सेम होंगे, लेकिन कोई अगर इनके साथ किसी और एलिमेंट का कंपैरिजन किया जाएगा तो इनके कंपैरिजन में इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम एक स्पेसिफिक रेशो में मिलके हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। अगर हम यहाँ पे सिंपलेस्ट एग्जांपल की फॉर्म में देखें, वाटर एक मॉलिक्यूल है H2O, वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम होल रेशो में मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस कर देते हैं। और जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है वो बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं। एटम रीअरेंज होके हमारे पास केमिकल रिएक्शन देते हैं। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ जॉन डाल्टन थ्योरी। जॉन डाल्टन ने जो लिमिटेशन है, फर्स्ट है कि व्हाई एंड हाउ डू एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब हमारे पास एटम किस तरीके से मिलते हैं, इनमें जो फॉर्मेशन किस बेसिस पे, कैसे और क्यों वजह होती, ये एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया था। सेकंड, नेचर ऑफ फोर्स विच होल्ड एटम्स टुगेदर इन कंपाउंड, मतलब वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि किसी भी एटम मॉलिक्यूल, एटम कंपाउंड एटम्स मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो किस फोर्स की बेसिस पे कंबाइन है, ज्वाइंट होती हैं। एंड थर्ड जो पॉइंट था कि वाई एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एटम क्यों फ्री स्टेट में नहीं अवेलेबल होते हैं, जबकि
जब ये एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, तो इनके एटम्स क्यों फ्री फॉर्म में नहीं थे? ये 3 पॉइंट जॉन डाल्टन अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास जोसेफ जॉन थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था 1897 में बाय यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब, जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और यहाँ डिस्कवरी के बाद थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव फील्ड या पॉजिटिव मैट्रिक्स में रैंडमली प्रेजेंट होते हैं, और इसकी बेसिस पे प्लम पॉडलिंग मॉडल प्रेजेंट किया था। जैसे हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है कि स्पेरिकल चार्ज पॉजिटिव सेंटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रैंडमली प्रेजेंट है, मतलब कोई स्पेसिफिक इसमें नहीं है रेंज के किस तरीके से प्रेजेंट है, रैंडमली प्रेजेंट है। जैसे आप लोगों ने चॉकलेट चिप बिस्किट्स तो खाए होंगे, उनमें हमारे पास जो चॉकलेट पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है हमारा, और इसमें जो चॉकलेट चिप्स होती हैं वो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो रैंडमली प्रेजेंट किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन थ्योरी। जे थॉमसन थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन को तो प्रेजेंट शो कर दिया था, लेकिन वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस को शो नहीं कर पाया था, जो कि बाद में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस की प्रेजेंस को रिवील आउट किया था एटम में। नेक्स्ट जो ड्रॉबैक या लिमिटेशन थी थॉमस थ्योरी की, वो ये था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मौजूद थी, कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थॉमस थ्योरी की नहीं आई हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के तौर पे भी जाना जाता है। रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को 1911 में, और इसे डिस्कवर किया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए इसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उसने क्या किया था कि गोल्ड फॉयल थ्योरी में रेडिएशन सोर्स यूज की थी, और अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास क्या थी, रेज फॉरन सामने प्रेजेंट, लेकिन रेज में क्या हुआ था, डेफर बैक हो गई थी, और सेंटर पार्ट में जो रेज थी वो पास नहीं हुई थी। लेफ्ट एंड राइट की तो आसानी से पास होगी, लेकिन जो सेंटर पार्ट थे वो डेफर बैक हो गए थे। इस बेसिस में इसने डिस्कवर किया था कि कोई एलिमेंट या कोई पार्टिकल मौजूद है सेंटर पार्ट में, और अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी जो उसके पोस्टुलेट थे पॉइंट्स थे वो ये हैं कि तमाम पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेंटरिंग पार्ट है, तमाम के तमाम पॉजिटिवली चार्ज जितना एलिमेंट या हमारे पास एटम में मौजूद है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ इसने एक्सपेरिमेंट को अपने प्रेजेंट किया था प्लैनेटरी मॉडल, या उसे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा था। जैसे हमारे पास प्लैनेट सन एट द सेंटर होता है और प्लैनेट इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो ये प्रेजेंट किया था रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट और एटॉमिक मॉडल, जो कि यहाँ प्रेजेंट है इस पिक्चर में। नेक्स्ट है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस क्या है। रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनमें सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन मौजूद है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहता है कि जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स रेडिएंट एनर्जी, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मूव करता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और एंड व्हेन ऑल एनर्जी इज लॉस्ट, जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, तो लाजमी सी बात है कि वो उनके चार्ज खत्म हो जाएंगे जो अपनी प्रोड्यूस कर रही है मूवमेंट के रिजल्ट में, इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू रूल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी खत्म होगी तो ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, मतलब इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएंगी, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव सेंटर होने की वजह से अट्रैक्ट करते हुए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएंगे।
जो कि एटम्स की अनस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इलेक्ट्रॉन एटम्स हमारे पास जो है वो स्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो फॉल डाउन नहीं हो रहे हैं न्यूक्लियस में, और इस पॉइंट को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड पॉइंट था कि रदरफोर्ड मॉडल लाइन स्पेक्ट्रम को, अगर ये एनर्जी रेडिएट आउट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो लाइन स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड अपने मॉडल। आफ्टर रदरफोर्ड हमारे पास फर्दर जो एक्सप्लेन हुई है एटॉमिक थ्योरी वो थी नील बोहर की। नील बोहर ने 1913 में एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था, और मेन पोस्टुलेट्स जो बोहर थ्योरी के हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स फॉर्म में, सर्कुलर ऑर्बिटल फॉर्म में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, सर्कुलर मोशन में ऑर्बिटल फॉर्म में ये मूव कर रही हैं व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ स्टेबल ऑर्बिटल। अगर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल एक फॉर्म में ऑर्बिटल में मूव करें, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ओन ऑर्बिटल में मूव कर रही हैं, ये कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। Each of the fixed orbital is associated with a defined amount of energy called stationary। और कहा था बोहर ने कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिटल में मूव कर रही हैं, तो इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जिनके पास एनर्जी है, इसे कहा था स्टेशनरी एनर्जी। और नेक्स्ट पॉइंट था जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल, यहाँ हमारे पास एग्जांपल या फिर पिक्चर में है शेल्स की फॉर्म में, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, जंप कर जाता है अपने ओन ऑर्बिटल से, मतलब स्टेशनरी एनर्जी अपनी स्टेशनरी ओन ऑर्बिटल से मूव करके जंप करके सेकेंड ऑर्बिटल में जब जाता है, जब इनिशियली वो अपने ओन ऑर्बिटल में था तो इसे कहा था ग्राउंड स्टेट, और जब वो जंप करके सेकेंड ऑर्बिटल में पहुंच जाए, इस पॉइंट को कहा एक्साइटेड स्टेट। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ओन इनिशियल ऑर्बिटल में हो, ये फॉर्म हमारे पास कहलाती है ग्राउंड स्टेट। और जब एनर्जी यूज करते हुए सेकेंड ऑर्बिटल में प्रेजेंट पहुंचता है जंप करके, तो इससे हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन हैव क्वांटिटाइज्ड एनर्जी लेवल एंड दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर। इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जो कि इसे यूज करते हुए एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से मूव कर सकता है। नील बोहर की थ्योरी के बाद जिसकी लिमिटेशंस हैं कि बोहर मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम। बोहर ने हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस यूज किया, से स्टडी किया, सक्सेसफुली हाइड्रोजन एटम को तो एक्सप्लेन कर दिया था जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वो एटम्स जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सो ऑन, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन के बाद जितने हमारे पास एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा थे, उनको बोहर अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और सेकेंड पॉइंट इसका है, इट आल्सो डू नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल एग्जिस्ट। कि एक एक एटम में फिक्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही क्यों होते हैं इन विच एन इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। जैसे कि हाइड्रोजन के एटम की फॉर्म में एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही ऑर्बिटल था, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्पेसिफिकली क्यों इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थ्योरीज के पास हमारे पास है कि हम इन एटम्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में हमने जनरल एग्जांपल यहाँ कोट की है एक्स की, जहाँ है एलिमेंटल सिंबल की फॉर्म में, और इसके टॉप कॉर्नर पे होता है मास नंबर। मास नंबर हमारे पास अवेलेबल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बॉटम पे है एटॉमिक नंबर को प्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। स्पेसिफिक एग्जांपल की फॉर्म में है हीलियम एटम, हीलियम He। अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास होता है कि जब हम कंपाउंड को प्रेजेंट करते हैं सिमुलेटेड फॉर्म में, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटलाइज्ड और सेकंड वन स्मॉल होगा, तो हीलियम को He के तौर पर प्रेजेंट होता है। और हमारे पास टॉप कॉर्नर पे बॉटम पे है एटॉमिक नंबर, हीलियम के पास हैं 2 प्रोटॉन, और मास नंबर जो हमने पिछले एग्जाम्पल में स्लाइड्स में देखा था कि 2 प्रोटॉन होती है और 2 न्यूट्रॉन, 2 + 2 = 4। तो हीलियम का मास नंबर है 4
और एटॉमिक नंबर है 2। अनदर एग्जांपल है हमारे पास कार्बन एटम की। कार्बन एटम का मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर है 6। मीन्स कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है और जो इसका मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और इसके साथ 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 6 + 6 = 12। इसके अलावा हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली यूज होता है एटम्स की फॉर्म में, वो है आइसोटॉप्स। टर्म आइसोटॉप्स ड्राइव हुआ है 2 वर्ड्स से। आइसो मीन सेम एंड टॉपिस मीन प्लेस। आइसोटॉप की जो डेफिनेशंस हैं कि आइसोटॉप्स आर द एटम फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मीन्स के आइसोटॉपिक फॉर्म जो हमारे पास एटम्स के होते हैं उनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा लेकिन मास नंबर चेंज होगा। मास नंबर चेंज मतलब कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास चेंज होंगी। एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने हाइड्रोजन के आइसोटॉपिक फॉर्म प्रेजेंट किए हैं। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉपिक फॉर्म होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटोनियम को जनरली हम नॉर्मल हाइड्रोजन भी कहते हैं। यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 है। मीन्स एक प्रोटॉन है और हमारे पास इसका जो नंबर है एटॉमिक मास प्रोटॉन एक ही, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। सेकेंड आइसोटॉपिक फॉर्म हाइड्रोजन का है ड्यूटेरियम। हैवियर हाइड्रोजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ इसका जो मास नंबर है एटॉमिक मास है 2, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है तमाम प्रोटॉन जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें एक ही है। सिमिलरली इन केस ऑफ ट्राइटेनियम हैवीएस्ट हाइड्रोजन, प्रोटॉनिक हमारे पास इसके एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3, मीन्स इसके पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अनदर एग्जांपल है हमारे पास कार्बन 13 आइसोटॉपिक फॉर्म की हमने यहाँ एक्सप्लेन की है। कार्बन के पास भी 3 आइसोटॉपिक फॉर्म होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। इनकेस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है, होप सो आपको समझ आया होगा। इनकेस अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।